जयपुर मुंबई ट्रेन में जब वो कांस्टेबल हाथ में बंदूक लिए एक बेकसूर की लाश पर खड़ा था और ये बोल रहा था कि अगर इस देश में रहना है तो दो राजनेताओं का नाम लेना होगा, ये पूरे समाज के लिए, भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है कि पिछले कई सालों से गोदी मीडिया जो लगातार नफरत फैला रही है, उसका अंजाम आज ये हुआ है कि इस तरह से लोग बात कहकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन ने पहले अपने सीनियर टीका राम को मौत के घाट उतारा और उसके बाद चुन चुनकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से 2 मुसलमान हैं और तीसरे की पहचान जो है वो प्रमाणित नहीं हुई है। जब वो खड़ा हुआ था तो उसके कदमों पर एक बेकसूर की लाश थी। वो तब भी जिंदा था, कराह रहा था और बस चंद लम्हों में उसकी मौत हो गई। और जानते ही सब करते हुए आरपीएफ जवान चेतन क्या कह रहा था? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये और मीडिया यही कवरेज दिखा रहा है, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये 2 हैं। इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच अभी बाकी है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो का मकसद यह नहीं है कि मैं इस मंच से यह कहूं कि इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जिम्मेदार हैं। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा माननीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर को, जिन्होंने दिल्ली की एक सभा में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो। और फिर यह आरपीएफ का जवान 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसमें एक उसका अपना सीनियर होता है। रेलवेज और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त, मेंटली डिस्टर्ब बता रहा है। मगर आपको यह बात समझना पड़ेगा कि क्या इसे इतनी आसानी से दरकिनार किया जा सकता है? क्या इस बात को दरकिनार कर दिया जा सकता है कि इस देश का मीडिया रेडियो रवांडा बन चुका है, जो लगातार रोज प्राइम टाइम में नफरत परोसता है? आपके सामने एक और मिसाल देता हूं। कल शाम को न्यूज 18 का यह पत्रकार नूह हरियाणा में जो सांप्रदायिक हिंसा चल रही है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है परमानेंट इलाज। आप जानते हैं परमानेंट इलाज का क्या मतलब है? परमानेंट इलाज का जिक्र किया गया था विश्व युद्ध द्वितीय में, और इसका जिक्र नाजियों ने किया था यहूदियों के नरसंहार के लिए। परमानेंट इलाज यानी नाजी जो है वो यहूदियों का सफाया कर दें, यह था उस वक्त परमानेंट इलाज। आज यह पत्रकार जिसके खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर पहले से केस दर्ज है, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में यह बातें कह रहा है। मैं क्यों आपसे समझना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्या इस पत्रकार के बच्चे नहीं? क्या इसका परिवार नहीं है? जब यह अपने बच्चों से आंखों में आंख डाल के देखता है तो क्या सोचता है वो कि रोज प्राइम टाइम में जहर बोकर तुम मेरे समाज को, मेरे देश को क्या बना रहे हो? यह खबर मेरे पास कल शाम से है दोस्तों, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर क्या कहूं। अब भी जब मैं खबर आपके सामने सुना रहा हूं दोस्तों, तो मैं एक कंपन महसूस कर सकता हूं अपनी टांगों में, अपने हाथों में। मुझे डर है इस बात का कि हमारा देश जो है उसके अंदर एक ऐसा कैंसर भर दिया इस मीडिया ने जिसका कोई इलाज नहीं है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री आपको सामने आना पड़ेगा, इस नफरत का इलाज भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, बीजेपी सरकार को करना पड़ेगा। आप खामोशी से इसे नहीं देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान देखिए दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर है, गौर कीजिए इसे। अगर देश में किसी को रहना है तो उसे राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। और मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है प्रदीप कुरुलकर। यह है एक भारतीय वैज्ञानिक जो एक पाकिस्तानी जासूस को हमारी ब्राह्मोस रिपोर्ट दिखाने को तैयार हो गया था। एक पाकिस्तानी जासूस, एक महिला ने इसे इस कदर फंसाया कि यह देश के तमाम सीक्रेट्स
एक पाकिस्तानी को लीक करने को तैयार हो गया था। क्या आप जानते हैं प्रदीप कुरुलकर जो है वो आरएसएस के कई समारोहों में देखा गया है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रदीप कुरुलकर पर टिप्पणी करेंगे? क्या प्रदीप कुरुलकर पर कभी सख्त कार्रवाई की वकालत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की है? इसलिए जब आप यह कहते हैं कि अगर इस देश में रहना होगा तो राष्ट्र सर्वोपरि होगा, क्या आपका यह बयान प्रदीप कुरुलकर पर भी लागू होता है? अगर देश में रहना है तो उसे राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। बहुत खूबसूरत बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कही, मगर जब यही बात जमीन पर जाती है तो उस तरह से सामने उभर कर आती है जो हमने जयपुर मुंबई ट्रेन में देखा, जब एक आरपीएफ के जवान ने 4 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। उसका सीनियर टीकाराम लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था। चेतन ने पहले अपने सीनियर को ही मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद ढूंढ ढूंढ कर 3 लोगों को मौत के घाट उतारा उसने। जो लोग मारे गए हैं दोस्तों, उनके नाम पढ़ के सुनाना चाहता हूं। टीकाराम मीना, आरपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब्दुल कादर भाई मोहम्मद हुसैन भंडारपुर वाला, जो कि नाला सोपारा पालघर के रहने वाले हैं, मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर। और असगर अब्बास शेख, उम्र 48 साल, ये मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। जो चौथा विक्टिम है उसकी पहचान कम से कम इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह अभी तक उस बात की पुष्टि नहीं हुई है। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, वो बात जो कह रहा है। सबसे पहली बात, वो वीडियो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। उस वीडियो के बारे में सोच सोच कर आधी रात मैं सो नहीं पाया हूं। सोचिए, आप जानते एएसआई टीकाराम की बेटी ट्रेन से पहुंचती है, रो रही है, बिलख रही है। वो कह रही है कि मेरे पिता किसी के साथ हिंसा नहीं करते, कोई उन्हें गोली क्यों मार सकता है। यही हाल उनमें से उन 2 मुसलमान के परिवारों का है कि हमारा पूरा समाज सख्ते में, शौक में, दोनों शांति पसंद लोग। मैं आपसे समझना चाहता हूं हम अपने समाज को क्या करते जा रहे हैं। दोस्तों, कल ही एक और वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में मैंने देखा कि एक मुसलमान ऊपर वाली बर्थ में नमाज पढ़ रहा है। उसने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ है, वो नमाज पढ़ रहा है। और फिर कुछ लोग जो नीचे बैठे हुए थे वो अपना मोबाइल खोलते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहली बात, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तुम्हें मोबाइल की जरूरत पड़ रही है। अगर हनुमान के इतने बड़े भक्त हो तो याद रखना चाहिए था ना। मगर आप जानते हैं उस तस्वीर की सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो जो मर्द हैं वो तो सीट पर बैठे हुए हैं और औरत जो है वो जमीन पर बैठी हुई है। ये हैं वो लोग जो हिंदू धर्म के ठेकेदार खुद को बताते हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। इनके हिंदुत्व में और इनके राष्ट्रवाद में महिलाओं का क्या स्थान है, वो वीडियो उसका प्रमाण है। अभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि किस तरह से उस बुजुर्ग मुसलमान को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इस समाज की हकीकत है ऐसे लोग, मोनू मानेसर जैसे लोग इस समाज की हकीकत हैं जिन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मगर हां, 4-4 साल से उमर खालिद जो हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। कोई नहीं जानता कि उनका क्या गुनाह था। दिल्ली पुलिस भी अब तक कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस की थ्योरी में ढेरों छेद हैं। ये बना रहे हैं हम अपने समाज को। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे इस कार्यक्रम पर कई नफरती चिंटू आ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि तू मुसलमानों की तरफदारी क्यों कर रहा है। अरे ना समझो, मैं इस देश की तरफदारी कर रहा हूं। और अगर मुझे चिंता है तो इस देश की बहुमत की है, क्योंकि ब्रेन वॉश इस देश की मेजॉरिटी को किया जा रहा है। इस देश के हिंदू को समझाया जा रहा है कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। 2014 से पहले किसी हिंदू ने खुद को खतरे में महसूस नहीं किया। अब उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम खतरे में है, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, मुगलों का शासन फिर से आ जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश के मेजॉरिटी को जब भड़काया जाएगा, डराया जाएगा, तो क्या वो देश खाक तरक्की करेगा? बताओ, खाक तरक्की करेगा? जयपुर मुंबई ट्रेन में जो घटना हुई है ना दोस्तों, उस पर कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि हकीकत यह है कि उसी न्यूज 18 का वो दंगेबाज पत्रकार या वो तिहाड़ी पत्रकार
या वो न्यूज 18 का पत्रकार जिसके बारे में राजीव त्यागी ने 2 अमर शब्द कहे थे, ये वही पत्रकार हैं जिनके प्राइम टाइम प्रसारण की वजह से इस देश को इस बर्बादी के मोड़ पर ला दिया गया है। आज वो चुप हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल को कुछ लोग आएंगे जब आरपीएफ कांस्टेबल चेतन को हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा। याद कीजिएगा दोस्तों, राजस्थान की वो घटना जहां कैमरे पर एक मजदूर को एक आदमी ने मौत के घाट उतार दिया था, तब उदयपुर हाईकोर्ट पर चढ़कर कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया था। यह समाज इस तरह से बीमार पड़ रहा है। मेरी लड़ाई आप लोगों के लिए है। सोचिए, आपको ब्रेन वॉश करके आपकी क्या हालत की जा रही है, आपको बीमार किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, कोई डर की वजह ही नहीं है। जबकि मुझे बतलाइए ना, डर की क्या वजह है। और यह मत सोचिए कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि अगर हिंदू अस्मिता का सवाल होता तो बृजभूषण शरण सिंह पर त्वरित कार्रवाई करती मोदी सरकार। क्या हुआ बताइए महिला पहलवान, वो तो सब हिंदू थी ना। अंकिता भंडारी मौत के घाट उतार दिया था और आरोप किस पर लगा है? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर। उस अंकिता भंडारी के लिए कितने बीजेपी के नेता उसके लिए इंसाफ मांगने वहां पहुंचे? क्या स्मृति ईरानी ने अपना मुंह खोला? राम रहीम, उसने जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया था वो मुसलमान नहीं थी, वो भी हिंदू महिलाएं थीं। ये लोग राजनीति करने के लिए वहां जाते हैं जहां पर अत्याचारी मुसलमान हैं, मगर हकीकत यह है कि उन अत्याचारी मुसलमानों के लिए कोई रैली नहीं निकालता, कोई उनके पक्ष में बयान नहीं देता है। मैं यही तो समझना चाहता हूं क्यों। 2 मिसाल और देना चाहता हूं। मेरठ में दोस्तों मणिपुर जैसी घटना हुई, वहां पर जो अत्याचारी था वो एक मुसलमान था। लड़की की पहचान मैं नहीं जानता हूं क्योंकि पुलिस उसे छुपा रही है। किसी गोदी मीडिया ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया आपने सोचा, जबकि अत्याचारी यहां मुसलमान था? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पर बात आ जाती और वहां पर राज किसका है? बीजेपी का है। ये लोग वहां मुद्दे उठाते हैं जहां बीजेपी का राज नहीं होता है। देख रहे हैं आप, इनको परवाह हिंदू अस्मिता की नहीं, इन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट्स हासिल करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं पिछले 5-6 सालों से अपने इस मंच पर अलग अलग मोर्चों पर आपके सामने इस गोदी मीडिया के जहर के बारे में बोलता रहा हूं। मैं वो पहला पत्रकार हूं जिसने गोदी मीडिया की तुलना रेडियो रवांडा से की थी। और आप में से जो लोग भूल गए हैं रेडियो रवांडा क्या था, तो मैं आपको बता दूं, रवांडा नाम के देश में 90 के शुरुआत में रेडियो रवांडा पर शराब पीकर कुछ पत्रकार बैठ जाया करते थे और वहां की माइनॉरिटी को गाली देते थे। और उसके बाद एक नरसंहार हुआ दोस्तों, जिसमें वहां की माइनॉरिटीज का लगभग सफाया कर दिया गया था। किरदार वहां के पत्रकारों का था। हमारे पत्रकार रेडियो रवांडा से भी बदतर हैं, क्योंकि वो तो 1990 में हुआ था, 1990-93 में हुआ था। हम उसके 30 साल बाद जी रहे हैं 2023 में। पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र यही गोदी मीडिया बदनाम कर रहा है और बार बार कर रहा है, लगातार कर रहा है। और इस देश के हुक्मरान पूरी तरह से खामोश हैं। यही मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। आरपीएफ जवान चेतन जैसी कितनी और मिसाल आप चाहते हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि उसके शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसके शिकार एक ऐसा व्यक्ति था, एएसआई मीना, जो चंद दिनों में रिटायर होने वाला था, सुकून की जिंदगी बिताने वाला था। मगर गोदी मीडिया के जहर से, उसके नफरत से एक व्यक्ति जो सराबोर था, वो 4 जिंदगियां लील गया। कब ये गोदी मीडिया अपने गिरेबान में झांकेगा मैं नहीं जानता हूं। कब तक तुम इस देश को बर्बादी की तरफ ढकेलते रहोगे। आज इस मंच से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे अपने दिल के मैल नफरत को बाहर निकालिए। मैं जानता हूं कहना बहुत आसान है, मगर अगर आप अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, इस नफरत को निकालिए। मैं जानता हूं इस मौजूदा दौर में ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनके मजहब की वजह से,
उन पर निशाना साधा जा रहा है, वो अपने अंदर नफरत भर रहे हैं। मगर मेरी आपसे अपील है कि नफरत से कोई समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि आखिरकार नुकसान आपका है। जब भी आप अपने अंदर नफरत को महसूस करें तो हर बार अपने बच्चों, अपने मां बाप की तरफ देखें कि आपका एक गलत कदम सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को बर्बादी की राह पर ले जा सकता है। और उसी तरह से अपने दूसरे भाइयों बहनों से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि आप सोचिए कि 2014 से पहले आपको कभी भी खतरे में नहीं बताया गया था, मगर आज रोज लगातार प्राइम टाइम में यह बताया जाता है कि आप खतरे में हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ईमानदारी से, शांति से अपनी रोजी रोटी कमाइए, असली मुद्दों की तरफ अपना ध्यान जो है वो लाइए, नफरत से अपना दिमाग हटाइए, गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। सुकून महसूस करेंगे आप अपनी जिंदगी में, शांति महसूस करेंगे। आप देखिएगा अपने परिवार के अंदर माहौल कितना बेहतर होता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है दोस्तों, सुनेंगे मेरी बात? अब इसाक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।